हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th केमिस्ट्री में, जहां पर हम लोग फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आज हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। मतलब जब रिएक्टेंट्स दो या दो से ज़्यादा आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ रूल्स और कुछ लॉज होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है, उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारी एनसीईआरटी में 5 लॉज दिए हुए हैं, लेकिन एक लॉ है जो रेफरेंस बुक में भी मिलता है। तो इट मीन्स टोटल देयर आर 6 लॉज। तो हम लोग 6 के 6 लॉज यहाँ पर डन करेंगे। आज हम लोग 3 लॉज करेंगे और फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। मतलब ना तो मास को ख़त्म किया जा सकता है रिएक्शन में और ना ही आप उसे ऐड या एक्स्ट्रा कर सकते हैं। मतलब अगर बिल्कुल सिंपल वे में हम लोग बात करें तो क्या इसका आएगा, रिएक्टेंट्स का मास इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ये लो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है और 10th क्लास में भी इसका जिक्र हुआ था, जिसमें ये था कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है, टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जितना मास रिएक्टेंट साइड है, प्रोडक्ट बनने के बाद चाहे एक प्रोडक्ट बन रहा है चाहे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसके मास के इक्वल होगा। जैसे सपोज कर ले मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है और इसका मास है मेरे पास 84 ग्राम, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। तो अगर सपोज करो, वैसे ही आप एक रफ डाटा ले रहे हैं समझाने के लिए, तो अगर मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड 30 ग्राम बन रही है, तो फिर बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगी, 54 ग्राम बनेगी। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की मास ना तो प्लस हुआ ना माइनस हुआ। अब आप देखिए यहाँ पे इसका टोटल मास 84 है, और अगर आप इन दोनों प्रोडक्ट्स का मास ऐड करेंगे स्टिल यू विल गेट 84, ना 84 से कम है ना ज़्यादा है। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेकिन इस लॉ में एक थोड़ा सा पॉइंट है कि जो आपकी कुछ रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि हमारे पास है फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शन में मास एनर्जी रिलेशन चलता है। मतलब कि वहाँ पर अकेला मास जो है वो कंजर्व नहीं होता। हाँ, अगर आप मास प्लस एनर्जी करोगे तो वो कंजर्व होती है। यहाँ पे तो हमने अकेले मास की बात की है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है, मास कंजर्व नहीं रहता, मास प्लस एनर्जी कंजर्व रहती है। सपोज करिए आपके पास कोई रिएक्टेंट है X और यहाँ पे उसके 2 प्रोडक्ट्स बन गए Y प्लस Z। तो हो सकता है कि जो ये मास बनेगा X होगा, जो वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा Y और Z में। साथ साथ क्या होगा, एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो जो एनर्जी और मास यहाँ पे, मतलब मास प्लस एनर्जी का जो भी आपका वैल्यू बनेगा वो इन तीनों का मास प्लस एनर्जी के इक्वल होगा। अगर आप अकेले मास की बात करोगे तो अकेला मास विल नॉट बी कंसर्न। यही है हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन में। द मास एंड एनर्जी आर इनकन्वर्टेबल। इनकन्वर्टेबल का मतलब मास एनर्जी में और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट द टोटल मास ऑफ मास एंड एनर्जी ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल सम यानी कि मास प्लस एनर्जी का जो सम रिएक्टेंट साइड होगा वही प्रोडक्ट साइड होगा। लेकिन सिर्फ यहाँ किस में बात कर रहे हैं हम लोग, ये खास तरह की रिएक्शन जिसमें एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। लॉ के अकॉर्डिंगली जितना प्रोडक्ट्स का मास उतना ही रिएक्टेंट का मास होगा, जो नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास होती हैं। और ये किस लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली E इज इक्वल टू mc², जिसमें एनर्जी मास में और मास एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है। ओके, ये चीज़ है।
उसके बाद हमारे पास है सेकंड लॉ। अब हम लोग सेकंड लॉ करेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बाद हमारे पास सेकंड लॉ की बात करेंगे। सेकंड लॉ है मेरे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या फिर इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। अब इसमें क्या कहा गया है आपके पास? इसमें कहा गया है कि आप कोई भी एक प्योर सब कंपाउंड की बात करो, एक प्योर सब्सटेंस की बात करो। जैसे सपोज करो वाटर की बात कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं। अगर ये प्योर है, मतलब कुछ भी इम्प्योरिटी शामिल नहीं है, तो दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, ये जो फॉर्मूला है वो फिक्स रहेगा, एलिमेंट्स फिक्स रहेंगे, और जो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ जिस रेशो में जुड़ रहे हैं वो भी फिक्स रहेगा। मतलब बाय मास, मतलब क्या चीज़ है? बाय मास जो कंपोजिशन है वो फिक्स रहेगी। ये क्या कहना चाह रहे हैं? हाइड्रोजन का आपको पता है एटॉमिक मास हम लोग 1 लेते हैं, 1 × 2 ग्राम हो गया। ऑक्सीजन का जो मास है वो होता है 16 ग्राम। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर वाटर बनना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलके, तो हमेशा हाइड्रोजन का 2 ग्राम ऑक्सीजन के 16 ग्राम से रिएक्ट करेगा। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। दुनिया में कहीं से भी पानी ले आइए, वाटर ले आइए प्योर, उसमें हमेशा यही फॉर्मूला रहेगा और यही मास रेशो फिक्स मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो, कार्बन डाइऑक्साइड का 12 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो 32 ग्राम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 12 ग्राम 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। सिंप्लीफाई कर दो थोड़ा फॉर्म को, 4 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा। तो 3 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ये रेशो फिक्स है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में यही कहा गया है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो मास रेशो होगा दैट विल बी अ फिक्स्ड रेशो वेयर एवर दैट कंपाउंड हैज़ बीन कम। किधर से भी आप लेके आए हो, आप अमोनिया की बात करो NH3, दिस इज ऑल्सो अ कंपाउंड। नाइट्रोजन का मास होता है 14, हाइड्रोजन का 1 × 3 3। सो व्हाट इज द रेशो? 14:3 फिक्स है। जहां मर्जी से अमोनिया आए, जैसे मर्जी बनाओ, जिस मर्जी तरीके से बनाओ, अमोनिया में NH3 ही मिलेगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो कॉम्बिनेशन है वो इसी रेशो में रहेगा, कोई भी और रेशो नहीं मिलेगी। दैट इज अ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन। ऐसा नहीं है कि आप वाटर इंडिया से लेके आ रहे हो तो ये चीज़ है, आप अमेरिका चले गए, वहाँ का वाटर आपको मिला कि वहाँ पे देखा आपने, वहाँ पे 3 ग्राम हाइड्रोजन 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। जिधर मर्जी से, अगर वो कंपाउंड है, प्योर सब्सटेंस है, तो रेशो बाय मास फिक्स रहेगा। ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये चीज़ है। तो ये क्लियर हो गया कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट आपस में अगर कंबाइंड होकर कोई कंपाउंड बना रहे हैं तो उनका रेशो बाय मास एक फिक्स रेशो होगा। CO2 में हमेशा 3:8 मिलेगा, आप जिधर मर्जी से ले आइए। ओके, दिस इज वॉट सेकंड लॉ। उसके बाद है मेरे पास थर्ड लॉ। तीसरा लॉ देखिए क्या है। अच्छा सॉरी, इसकी लिमिटेशन करेंगे पहले हम लोग, इसकी लिमिटेशन करेंगे। हमारी NCERT में तो लिमिटेशन गिवन नहीं है, लेकिन रेफरेंस बुक में लिमिटेशंस हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ
सेकंड लॉ तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। लो, तो लिमिटेशन क्या मतलब क्या, तो कुछ कमियां हैं, कुछ ड्रॉबैक हैं। लेट अस डिस्कस। पहला ड्रॉबैक क्या है, अगर हमारे पास किसी एलिमेंट के आइसोटोप होते हैं तो उसमें ये रूल फेल हो जाएगा। सिंपल समझते हैं तब बात बनेगी। आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो, आपको पता है कार्बन हमें बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म में मिलता है। अगर ये कार्बन 12 है, कार्बन 12 यानी कि इसमें कार्बन 12 ग्राम वाला है मास नंबर, तो इसका तो 12 ग्राम हो गया। और ऑक्सीजन का सपोज करो ये ऑक्सीजन वाला वही है जो अपने को 16 ग्राम वाला होता है, ठीक है। तो 16 इंटू 2 32, फिर तो ये जो रेशो आएगी वो रेशो आ गई आपके पास 3:8। अभी भी डिस्कस किया था तो सेम आया। लेकिन अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं और उसमें कौन सा कार्बन हो 14 वाला, आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होते हैं। तो अब यहाँ पे मास कितना हो गया, 14 ग्राम हो गया। और ऑक्सीजन अगर आप यही उठा लें 32 वाला 16 वाला, तो व्हाट विल हैपन, तो ये 14:32 चला गया, यानी कि 7:16 चला गया। तो इसका मतलब है अगर कोई एलिमेंट आइसोटॉप्स की फॉर्म में मौजूद होता है तो वहाँ पर ये लो एप्लीकेबल नहीं होता, यहाँ पर ये लो फेल हो जाता है। मतलब अगर ये वाला है तो फिर इसकी रेशो ये आएगी, लेकिन अगर ये वाला हुआ तो फिर रेशो ये आएगी। हमने क्या डिस्कस किया था अभी लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन में कि दो आपके पास एलिमेंट हैं वो जुड़ के सेम रेशो में कंपाउंड फॉर्म करेंगे, लेकिन कंपाउंड तो सेम बना लेकिन मास रेशो क्या आ गया, डिफरेंट आ गया। यहाँ पर 3:8 है, यहाँ पर 7:16 है। तो इट मीन्स जो आइसोटॉप की कहानी है वो इस लॉ को कहीं ना कहीं फेल कर रही है। एक तो ये चीज़ आ गई हमारे पास कि एक ही एलिमेंट के आइसोटॉप्स की वजह से रेशो फिक्स नहीं रहा, क्योंकि अगर इस लॉ ने एप्लीकेबल करना था तो फिर ये होना था कि कोई भी आइसोटॉप आ जाए रेशो में चेंज नहीं होगा, बट ऐसा ये हो नहीं पा रहा। सेकंड लिमिटेशन देखिए, अब हमारे पास दो कंपाउंड हैं, एक कंपाउंड तो आप भली भांति जानते हो, इथानॉल, बहुत पढ़ा है आपने 10th में इथानॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस। ये इथानॉल है और ये फिलहाल के लिए आप दिमाग में रख लें, दिस इज डाई मिथाइल ईथर, दिस इज डाई मिथाइल ईथर। ये आपको आएगा ऑर्गेनिक में, अभी फिलहाल वैसे याद रखिए डाई मिथाइल ईथर है। जो हमने पढ़ना है वो क्या चीज़ है, यहाँ पर कार्बन के 2 हैं, 12 इंटू 2 24, हाइड्रोजन के 6 हैं तो 6 मास होगा, ऑक्सीजन की एक एटम है यानी कि कितना मास हो गया, 16 हो गया। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या आया, आप 2 से डिवाइड कर दोगे, 12:3:8 आया। 12 कार्बन के लिए, 3 हाइड्रोजन के लिए और 8 ऑक्सीजन के लिए। कि अगर इथेनॉल बनाना है, इथेनॉल कंपाउंड बनाना है तो कार्बन का 12 ग्राम चाहिए, हाइड्रोजन का 3 ग्राम, ऑक्सीजन का 8 ग्राम, तो इथेनॉल बन जाएगा। अगर डाइमिथाइल ईथर चाहिए तो यहाँ पे देखिए कार्बन के 2 एटम्स हैं तो 24 हो गया, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 16 है। व्हाट आई एम सीइंग, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे भी वही रेशो आया कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाय मास जो इथेनॉल में आ रहा है। तो इससे क्या बात प्रूव होती है, इससे तो ये बात प्रूव हो गई कि सेम एलिमेंट अगर सेम रेशो में जुड़ रहे हैं तो दे कैन फॉर्म डिफरेंट प्रोडक्ट्स, वो अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। लेकिन रूल क्या कह रहा था कि दो एलिमेंट अगर जुड़ेंगे फिक्स्ड रेशो बाय मास में तो वो एक प्रोडक्ट बनाएंगे।
तो यहाँ पर भी ये लो क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। इन शॉर्ट अगर हम लोग कहे जाए तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एक लॉ जो है वो अपने आप में फेलियर हो जाता है काफ़ी सारे पॉइंट्स में से, जिनमें से एक आइसोटॉप वाला हो गया और एक ये वाला हो गया कि एलिमेंट तो सेम है, सेम रेशो बाय मास है, लेकिन दे आर फॉर्मिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो इस रूल में भी ये वाला लॉ फेल हो जाता है। तो ये लॉ और इसकी लिमिटेशंस सेकंड की हमारे पास डन हुई। ओके, नेक्स्ट करते हैं, थर्ड लॉ करेंगे अब अपन। तीसरा लॉ देखिए क्या है हमारे पास। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब इसको याद रखने का बेहद आसान तरीका, सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल। मल्टीपल होता है एक से ज़्यादा, तो मतलब हम लोग यहाँ पर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। हमने क्या करना है, हमने दो एलिमेंट ले लेने हैं, लेट मी से कार्बन एंड ऑक्सीजन। समझाना इनसे आसान रहता है। कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट लिए। अब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और एक बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। मल्टीपल हो गया ना, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं। कार्बन है लेकिन इधर O2 है और इधर O है, मतलब सेम एलिमेंट है दो लिए, उनसे हमने डिफरेंट दो प्रोडक्ट्स बना लिए। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की तो बात ही नहीं की अभी देखिए क्या होगा। कार्बन कितना है, 12 ग्राम है, ऑक्सीजन 32 ग्राम। यहां पर कार्बन 12 ग्राम है और ऑक्सीजन 16 ग्राम है। कार्बन और ऑक्सीजन में से एक का जो मास है वो दोनों प्रोडक्ट्स में सेम कर लो। यहां पे ऑलरेडी कार्बन का जो मास है वो दोनों ही प्रोडक्ट्स में सेम है, तो मतलब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं सेम होता तो फिर करना पड़ता, जैसे आप मैथमेटिक्स में करते हो, करेंगे इसकी बात भी। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना बच गया, 32, इधर बच गया 16। क्या आप इनको कट कर सकते हो, यस, 2:1। तो अब स्टेटमेंट क्या बनती है कि इसके अकॉर्डिंगली व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म वन और मोर प्रोडक्ट्स, टू एलिमेंट भी छोड़ दो, एलिमेंट ही कह दो, when elements combine to form दो या दो से ज़्यादा products, then by fixing the mass of one element, एक एलिमेंट का अगर आप मास फिक्स कर देते हो in each and every product, then the mass ratio of other elements would acquire a simple whole number ratio। तो जो बाकी एलिमेंट बच गए उनका मास रेशो एक सिंपल होल नंबर रेशो एक्वायर कर लेगा, जैसे कि 2:1। स्टेटमेंट में थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, इन्होंने 2 लिखा हुआ है। व्हेन टू एलिमेंट्स, जब दो एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म, जुड़ के बनाएंगे दो या दो से ज़्यादा केमिकल कंपाउंड, देन मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, तो एलिमेंट का मासेस विच कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ अदर, इस एलिमेंट जो फिक्स मास से कंबाइन कर रहा है, यहाँ पे भी 12 ग्राम से, यहाँ भी 12 ग्राम से कंबाइन कर रहा है, बियर अ सिंपल रेशो टू वन अनदर, तो इनका आपस में रेशो एक सिंपल होल नंबर रेशो रहेगा। एक मैं और बना देता हूँ यहाँ पे, सल्फर और ऑक्सीजन, जो आपने ये भी 10th में रिएक्शन पढ़ी थी, जब आपने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट किया था तो फेरिक ऑक्साइड बना था, एक बना था सल्फर डाइऑक्साइड और एक बना था सल्फर ट्राइऑक्साइड। सबसे पहले देखो क्या ये मल्टीपल की बात कर रहा है, बिल्कुल दो एलिमेंट है सेम और जुड़ के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा है। अब यहाँ पे सल्फर का मास 32 ग्राम है, ऑक्सीजन का 16 × 2 32 हो गया। यहाँ पे सल्फर 32 ही है, ऑक्सीजन हो गया यहाँ पर 48। अब उन्होंने कहा है कि एक एलिमेंट का मास दोनों कंपाउंड में फिक्स करो। यहाँ पर भी सल्फर का फिक्स है 32। चलो अगली एग्जांपल में क्लियर होगी। तो इनका रेशो चेक करो, 32 रेशो 48, क्या आ रहा है रेशो, 2:3 आ रहा है।
सिंपल होल नंबर रेशो है, इजी है। दो में से एक का मास फिक्स कर लो। अभी अगला करते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि अभी क्लियरली नहीं हो पा रही होगी कि एक्चुअली में हम क्या कह रहे हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, इसको हटाते हैं। अब यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं, और वो कौन कौन से हो गए? N2O नाइट्रस ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O3 नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, N2O4 नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड एंड नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो देखिए दो एलिमेंट, अब तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो गए, 2 से ज़्यादा ही हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए। अभी तक तो 2 पे ही थी कहानी, अब 2 से ज़्यादा हो गई। चलिए एक लाइन खींच लेते हैं ऐसे, ताकि आपस में मिक्सिंग अप ना हो जाए। लो सबसे पहले तो नाइट्रोजन का मास लिख लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं आपका। इधर नाइट्रोजन का मास लिख देंगे और इधर लिख देंगे ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन का यहाँ पे, नाइट्रोजन का होता है 7 एटॉमिक नंबर है, 7 × 2 14। तो नाइट्रोजन का इसमें 14 × 2 28 है मास, 28 ग्राम लिख देते हैं। और ऑक्सीजन का 16 ग्राम है। नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, 28, 16 × 3 48, 14 × 2 28, 16 × 4 64, 28 एंड 80। ये आ गए हमारे पास। अब हमें रूल क्या कहता है कि एक एलिमेंट का मास फिक्स करें। यहाँ पे तो कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है नहीं जिसका मास फिक्स है, मतलब सेम है। तो इट मीन्स हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, या तो आप नाइट्रोजन का सेम करो सभी जगह पर, या फिर आप ऑक्सीजन का सेम करो, आपकी मर्जी है। सपोज कर लें हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन का सेम कर लेते हैं, या नाइट्रोजन का सेम कर लो, आपकी मर्जी है। नाइट्रोजन का सेम कर लो, ज़्यादा आसान है। नाइट्रोजन का सेम कैसे करना पड़ेगा मुझे? यहाँ पर 28 है, 28 है, 28 है, 28 है, मतलब मुझे इसको 14 को 28 बनाना है। तो हाउ विल आई मेक इट 28? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 28 ग्राम्स हो गया। अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो फिर इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करो। लो ऐसे इस कंपाउंड में N और O है, अगर N को मल्टीप्लाई 2 से कर रहे हैं तो फिर इसको भी करना पड़ेगा। तो दिस इज 32 हो गया एक एलिमेंट का मास इक्वल। अब जो बाकी बच गया ऑक्सीजन, इसका रेशो चेक करो क्या आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है नंबर? 16, 32, 48, 64, 80। 16 के टेबल पर सभी जा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? रेशो 1, रेशो 2, रेशो 3, रेशो 4, रेशो 5। सिंपल नंबर बन गया, हो गया।